सपोर्ट हासिल रही है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि अच्छी सिफारतकारी और अच्छी दिफाई हिकमत अमली की ज़रूरत है। मजीद इस सिलसिले में खित्ता मजीद आग की तरफ आ रहा है। एक तरफ ईरान इसराइल जंग है, दूसरी तरफ अमरीका ने अपना वजन सारा इसराइल की तरफ डाल दिया। और फिर उसके बाद में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। सिर्फ कतर ही नहीं, इराक में भी फजा में शोले भी दिखाई दिए। अमरीका आलूदेद एयरबेस पहले खाली कर चुका है, अमरीकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया। ईरानी हमलों के पेश नजर कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। कतरी हुकूमत ने कई स्कूल्स को बंद रखने का हुक्म पहले ही दे दिया था, अमल भी इसके ऊपर कर लिया गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे, अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया। इसके साथ साथ ये भी जानिए, ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया। खबर एजेंसी ने यह भी रिपोर्ट किया, कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। व्हाइट हाउस ने इस सिलसिले में यह बताया है। बिल्कुल, अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म। इसी के साथ साथ ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है, जबकि बहरीन ने अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म दिया है। अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है, व्हाइट हाउस ये बता रहा है। इसके साथ साथ ईरानी सरकारी टीवी का यह बताना है कि अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। और जैसा आप व्हाइट हाउस के वर्जन के बारे में बता रहे थे, कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। व्हाइट हाउस की जानिब से यह कहा गया, ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी हुक्काम इस सिलसिले में ऐसा कह रहे हैं। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म, यह भी हमने आपको बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट है। एक तरफ खित्ते की यह सूरत हाल है, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जानिब से जो कहा गया वो भी समा के नाज़रीन को बता दें। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। ईरानी हमलों और सारी की सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया, अमरीकी हुक्काम इस सिलसिले में ऐसा बता रहे हैं। ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे, फजा में शोले दिखाई दिए। वीडियो आपके सामने है, समा के नाज़रीन देख रहे हैं। अमरीका आलूदेद एयरबेस खाली कर चुका, अमरीकी मीडिया ने बताया। ईरानी हमलों के पेश नजर कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। कतर, यूएई वो ममालिक है जिन्होंने फजाई हुदूद को बंद किया है। कतरी हुकूमत ने स्कूल्स को बंद रखा जाए ऐसा भी हुक्म दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे, अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया, खबर एजेंसी ने बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू कर दिया गया, ईरानी सरकारी टीवी ने बताया। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद किया, ऐसी खबरें भी आई। और सारी की सारी सूरत हाल में व्हाइट हाउस का बयान भी सामने आया, उनका वर्जन भी सामने आया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का इल्म है। ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, व्हाइट हाउस हुक्काम ने बताया, अमरीकी हुक्काम ने बताया। और इसके साथ साथ आपको बता दें, कतर और यूएई ही नहीं, ईरानी हमलों के बाद तो इस सब के साथ साथ यानी कतर और यूएई के साथ साथ बहरीन, यहां पर भी हाई अलर्ट है। कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सूरत हाल जो यहां तक पहुंची है, हमने ये भी देखा कि ईरान मुसलसल ये कहता रहा कि अगर हमले जारी रहेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और फिर हमने ये भी देखा कि पहले अमरीका ने हमला किया जौहरी तंसीबात पर, फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान के, और उसके बाद इसराइल ने भी अपने हमले जारी रखे। ऐसे में ईरान मुसलसल यही कहता रहा कि अगर हमले जारी रहेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और जब उनके जौहरी प्लांट पर, जौहरी तंसीबात पर हमले कर दिए गए अमरीका की जानिब से, तो फिर ईरान ने यह ऐलान किया कि अब हम इसका भरपूर जवाब देंगे, सख्त जवाब देंगे। अमरीका हमारे सख्त जवाब का इंतजार करे। और आज हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है। सीनियर रैंक पर्सन तलत हुसैन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, ईरान ने आखिरकार ये जवाब अमरीका को दे दिया, जिस जवाब की वो बात कर रहे थे, जिस सख्त जवाब की वो बात कर रहे थे। लेकिन अब हम यही जानना चाह रहे हैं कि अब ये जो जंग है ये किस तरफ बढ़ रही है, किस हद तक फैल सकती है? देखिए, ईरान की तरफ से पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि अगर हमने कुछ कहा है तो हमने वो कर दिखाना है। जब उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया था कि हम इसका जवाब देंगे और सख्त जवाब देंगे, तो उन्होंने अपनी ऑप्शंस बहुत महदूद कर दी। अब जवाब तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इसके बाद जो रद्द अमल है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
पहली बात तो ये है कि अमेरिका के सदर की तरफ से ये कह दिया गया था कि अगर हमारे किसी इत्तेहादी या हमारे किसी असासे को कोई जख्म पहुंची तो हम आप पर इससे ज्यादा खौफनाक बमबारी करेंगे। और मैं उसको रूल आउट नहीं करता हूं कि अब अमेरिका की तरफ से जवाब जो है अगले चंद घंटों में अमलन आ जाए अगर ये हमला ईरान की तरफ से खत्म होता है। दूसरा जो इसका बड़ा मसला है कि जो इत्तेहादी जिनके यहाँ पर एयर बेसिस हैं वो OIC के मेंबरान भी हैं और वो ईरान को इसराइल के मामले पर लफ्जी ही सही सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब जब उनकी एयर स्पेस वायलेट होते हुए, उनकी सॉवरेनिटी वायलेट होते हुए अमेरिकी अड्डों पर जब मिसाइल लगते हैं तो वो भी इस तमाम जंग की पार्टी बन जाते हैं। ईरान का ख्याल ये होगा कि क्योंकि वो पार्टी बन गए हैं लिहाजा वो अमेरिका के ऊपर असर और रसूख जमाएंगे और कहेंगे कि आप बराए मेहरबानी इस जंग को रोकिए क्योंकि हम इसमें झोंके जा रहे हैं। अमेरिका की कैलकुलेशन ये होगी कि क्योंकि इत्तेहादी उसके साथ है, वो उसके अंदर झोंके जा रहे हैं, तो वो अब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को आइसोलेट करेंगे। तो सफारती महाज के ऊपर भी और जंगी महाज के ऊपर भी आपको अब ये महाज फैलते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत खतरनाक इसके नतीजे निकल सकते हैं। ठीक है। और तलत साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं कि सिफारती कोशिशें, लेकिन अब तो कोई सिफारती कोशिशें आपको लगता है कि नतीजा खेज हो सकती हैं या अब सिर्फ हमें इस किस्म के हमले और फिर उसके जवाब यही इस पूरे खित्ते में नजर आएंगे? जी, मैंने सफारती कोशिशों का जिक्र नहीं किया, मैंने सफारती महाज का जिक्र किया। सफारती महाज के ऊपर जो अलायंसेज हैं वो आपको टूटती फूटती ही नजर आएंगी। अभी आपको एक तरफ इसराइल और अमेरिका नजर आ रहे थे और उनके साथ यूरोप के चंद ममालिक खड़े थे जिसके अंदर बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, और दूसरी तरफ वो तमाम दुनिया के ममालिक हैं जिसके अंदर मुस्लिम ममालिक भी मौजूद हैं, चीन भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है। अब चूंकि ईरान ने मिसाइल दागे हैं, ये अरब वर्ल्ड की तरफ मिसाइल गए हैं, आपको उस खित्ते का मिजाज समझना होगा कि ईरान ये कह सकता है कि भाई जिस दुश्मन ने हम पर हमला किया और बदतरीन हमला किया वो दुश्मन आपने घर में छुपाया हुआ है, तो अगर आपने घर में बिठाया हुआ है या छुपाया हुआ है तो फिर हम आप पर हमला नहीं कर रहे, हम उस दुश्मन की बेस पर हमला कर रहे हैं। और इन बेसिस में से जिस किसी ने इन बेसिस का या विजिट किया है या उनको इसके बारे में अदराक है, ये अमलन रियासत के अंदर एक रियासत होती है, यहाँ पर आवत जावत, उतरना चढ़ना जहाज का, ये सब के सब अमेरिका के कंट्रोल में है। तो ईरान ये कह सकता है कि बुनियादी तौर पर तो हमने अमेरिका के साथ नबर्द आजमा है, आप इसमें नहीं आते, लेकिन ये आर्गुमेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये उन ममालिक की सरहदों के अंदर हमले हुए हैं। तो सफारती महाज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ईरान के लिए। साथ ये भी देखिए कि अब जो आबनाएं हैं जिसमें से तेल गुजरता है, वो आबनाएं भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उसको क्लोज कर सकता है, जिससे मुराद ये है कि उसका असर दुनिया पर तो होगा लेकिन उसका असर चीन के ऊपर भी होगा। तो आप देखते हैं कि जो इसराइल की तरफ से जो शरारत की गई थी, अब उस शरारत के नतायज कहां कहां तक फैले हुए। और ये भी फरमाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी तनकीद का सामना है कि उन्होंने अपना सारा वजन इसराइल के पलड़े में डाल दिया, खुद को ईरान के और इसराइल के दरमियान कुछ इस तरह से ला खड़ा किया। कुछ इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कुछ आपको दिखाई देता है कि कहीं आग बुझने की कुछ सूरत पैदा हो? देखिए जी, फिलहाल तो आग भड़क रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हवारियों की तरफ से कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया था। जो मालूमात हमारे पास है उसके मुताबिक ये जंग जो इसराइल ने ईरान की तरफ धकेली, ये पिछले साल नवंबर दिसंबर के अंदर लागू, उसको प्लानिंग कर दी गई थी, लागू वो अब हुई है। इसके अंदर अमेरिका की अपनी इंटेंशन भी इन्वॉल्व थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है कि अगर ये खित्ता बहुत बड़े किसी सानहे से दो चार होता है तो हमारे कोर इंटरेस्ट इसमें क्या महफूज होते हैं ही नहीं। और इस वक्त उनके कोर इंटरेस्ट क्या हैं? उनके कोर इंटरेस्ट ये है कि इस जंग के नतीजे में इसराइल यहाँ का बेताज बादशाह बन जाए और जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं जो मुआशी तौर पर मजबूत अपने को करती हैं या रियासतें हैं, यूएई है, अगर आप उनके इन्वेस्टमेंट लेवल्स देखें, सऊदी अरब एक स्पेक्टेकुलर नई मॉडर्न रियासत के तौर पर इमर्ज कर रहा है, कतर है, बराबर में ओमान लगा हुआ है। ये रियासतें इस जंग के नताइज की सूरत में कमजोर हों, अरब दुनिया कमजोर होगी तो इसराइल
का डंका बजेगा। और अगर अरब और अजम के दरमियान यानी ईरान के दरमियान मखासमत बढ़ जाती है तो फिर जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो सारे खत्ते को अपनी जद में लेता है। अमेरिका समुंदर पार दूर बैठा हुआ है, इसराइल अपने आप को महफूज समझता है, तो खौफनाक नताइज तो निकलेंगे कि अमेरिका की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक उन नताइज का असर जो है उन रियासतों के ऊपर होता है जो कमजोर होंगी और इनके नीचे लगेंगी, और साथ बड़ा इसका जो असर पड़ेगा वो चीन के ऊपर पड़ेगा, सीपैक के ऊपर पड़ेगा। चीन की इन इलाकों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। अरे दलत साहब, पाकिस्तान का स्टैंड आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने, जब हम देख रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद एलामिया जारी किया गया, पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है, हमलों की मजम्मत की है, हमलों पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन अमेरिका का जो नाम है वो नहीं लिया गया, अमेरिका का नाम लेकर मजम्मत नहीं की गई है। देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत एक आप समझें कि तने हुए रस्से के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है। अगर आप अमेरिका के नाम का जिक्र करें तो जब स्ट्राइक्स हुई थी तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर बड़े वाज़े अल्फाज से अमेरिका का नाम लेकर उसको कंडेम किया। आज जो तस्वीर सामने आई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसके अंदर आपको वो एहतियात नजर आती है जिस एहतियात के जरिए पाकिस्तान ने तने हुए हिस्से पर चलना है। एक तरफ ईरान के खिलाफ ज्यादती हुई है, ईरान के साथ हम खड़े हैं, बड़े लेवल के ऊपर उनके साथ एंगेजमेंट है। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसको हमने प्रेज किया, जिसका जो स्टैंड था हिंदुस्तान के साथ जो जंग हुई जब उसने जारहियत करने की कोशिश की और मुंह की खाई, उसमें अमेरिका का किरदार बड़ा मुस्बत था। तो अगर नाम मिनहा करके हम इस जो तंग मोड़ है इसमें से गुजर सकते हैं तो कोई मजायके की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसका अहाता नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तसलीज़ ने नहीं किया, अमूमी बातें की। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर पाकिस्तान के बड़े करीबी जो दोस्त हैं, अगर मैंने अभी देख रहा था खबरों में कि यूएई ने भी एयर स्पेस बंद की है, सऊदी अरब ने भी एयर स्पेस बंद की है, अगर ईरान के मिसाइल जो हैं यूएई और सऊदी अरब की तरफ जाएंगे तो फिर हमें ईरान से मुतल्लक अपना स्टांस जो है उसके ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। क्या ईरान के बारे में बात करेंगे? एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ यूएई है, एक तरफ बहरीन है, कतर है, दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में अल्फाज के चुनाव में ज्यादा एहतियात बरती गई, लेकिन इस किस्म के दौर में जब अल्फाज के नताइज निकलते हैं और हर को मुख्तलिफ तशरीह के साथ पड़ता है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं। लेकिन दलत साहब, पाकिस्तान के किरदार की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान कोई डीएस्केलेशन के लिए कोशिश कर सकता है? देखिए, ये पाकिस्तान के बस का रोग नहीं है। हमारे बराबर में चीन कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, उसका असर रसूख देखें, अमेरिका भी उसका मकरूज है, उसके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के निस्बत बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। सीपैक की जितनी उसने प्लानिंग की थी बराह रास्त मुतासर हो रहा है। 30% एनर्जी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से आती है, जो दुनिया भर की 35% एनर्जी की गुजरगाह है, वो चाइना जाती है। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स का मैंने आपसे जिक्र किया, तो चाइना बराह रास्त मुतासर है। लेकिन आप देखिए, चाइनीज भी हमारी तरह बयानात के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। रूस को देखिए, उसको पता है कि अगर यहाँ पर खौफनाक किस्म की मजहबी रेडिकलाइजेशन हुई तो उसका बराह रास्त असर रूस के ऊपर पड़ेगा। लेकिन रूस भी इसके ऊपर आप समझिए जुबान तालू से लगा के बैठा हुआ है। तो हालात इस किस्म के बना दिए गए हैं या बन गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें, ज्यादा वसाइल रखने वाली रियासतें, ज्यादा रसूख रखने वाली रियासतें खुद से पीछे हट रही हैं। पाकिस्तान का तो मकसद यही होगा कि हम अपनी दीवार को मजबूत रखें और कहीं ये मामला घूमता हुआ हमारे घर के अंदर ना घुस आए। लेकिन अब बड़ी मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि इसके अंदर एक और मुस्लिम मुल्क की अब सरहद शामिल हो गई है। तो हम इसको कंडेम करेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। हम यही कह सकते हैं कि इसको डीएस्केलेट करें, लेकिन हमारे बस में है कुछ नहीं इस वक्त। मोहतात रहना पड़ेगा, लेकिन आग बिल्कुल घर के करीब ही लगी है, ऐसे ही है। और अगर हम अमेरिका ही के तनाजुर में देखें, जैसे इराक में कर दिया, ठीक वैसे ही ईरान के साथ देख रहे हैं आप तलत साहब। जी देखें, एक तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको मैं जाती तौर पर सारी जिंदगी रद्द करता रहा, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया जो है वो मिल बैठ के सोचती है कि उसने मुस्लिम ममालिक को कैसे उल्टाना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हम गलतफहमी का शिकार थे।
जिस तरीके से इराक को पलटाया गया, आप देखें तकरीबन वहां पर अब 21 साल होने को आए हैं उस जंग को, और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। सीरिया 2011 से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, लीबिया 2011 से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इजिप्ट जो है, मिस्र बड़ी मुश्किल से अपने पांव के ऊपर खड़ा है। अब ईरान भी अगर नॉकआउट होता है और ईरान के साथ जंग के नतायज में अगर जो गल्फ की रियासतें हैं जो अपने पांव पर खड़ी हो रही थी और इकोनॉमिक हब्स बन रहे थे, अगर उनकी इकोनॉमीज जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं या मुतासर होती हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये आज खुद हो रहा है, और इसके बेनिफिशियरी कौन है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसराइल है, इसका दूसरा बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका है। आप कहें अमेरिका कैसे बेनिफिशियरी, मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेरिका ने इन जंगों से जितने वेपन्स बेचने हैं, वेपन्स की मंडी उनके लिए खुल गई है, और इसी जंग के तनाजुर में आपको हिंदुस्तान की तरफ से जो दाव खेलने की कोशिश की गई थी उसको भी देखना चाहिए। तो अमेरिका खुद को पैसिफिक के अंदर एक प्रधानमंत्री रखना चाहता है, मिडिल ईस्ट जो है वो इसराइल के हवाले करना चाहता है, साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और जो इंडियन ओशन है वो हवाले करना चाहता है हिंदुस्तान के। तो हमें लगता है कि आज खुद नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिजाइन है। और तलत साहब ये भी बताइए, कम से कम इन 20 सालों को ही देख लें, क्या आप इसका अहाता ऐसे करेंगे कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं रखी और ईरान ने दोस्त भी अच्छे नहीं रखे, जिन लोगों पे ध्यान दिया वो सब साजिशें ही करवाते रहे? देखिए, आपने बात दुरुस्त की। ईरान की जो खारजा पॉलिसी है उसके मसाइल काफ़ी हैं। ईरान ने अपने वसाइल को नहीं देखा और उसने, जिसको हम कहते हैं, ओवर रीच किया। उसने मशरिक़ वस्ता के अंदर अरब ममालिक के साथ उसका मखासमत रही, उसने ग्रुप्स को सपोर्ट किया, उसने अमेरिका को के साथ मामला तय करने के बजाय उनको ताबतुल में रखा। आप ये तमाम बातें दुरुस्त अंदाज से, फैक्चुअल अंदाज से कर सकती हैं। हमें बल्कि यहाँ पर यह भी बात करनी चाहिए, और मैं बताता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, हमें उसको भी पढ़ना चाहिए। वो उस रद्द-ए-अमल से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो हमारी तरफ से किया, और चाबहार के अंदर उनकी हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है। और ये ना भूलिए कि कलदोशिन जादव जो है वो कहाँ से पकड़ा गया। तो ये मामला अपनी जगह पर, लेकिन गुजारिश ये है कि इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, उसके खिलाफ एक झूठा केस बनाया गया, उसको उल्टा दिया गया। लीबिया के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इल्जाम लगा के उसको उल्टा दिया गया। सीरिया के अंदर क्या दर्जनों और मिसालें आप इजिप्ट के हुआ। तो अब ईरान के पास हमला ना भी रहे और उसकी खारजा दुरुस्त की निजात उसका काम हो जाता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल उसको आसानी से छोड़ता। इसराइल के सामने अब एक ही गोल नजर आता है कि वो किसी तरीके से ईरान के अंदर एक नई हुकूमत वो लेके आए और उस हुकूमत को अमेरिका एंडोर्स करे और उसके जरिए वो खुद को मनवाए, फिर अरब सल्तनतें जो हैं, जो रियासतें हैं, वो उसको माने और एक काबिल सही रियासत के तौर पर उस तमाम इलाके को जो उसने मसखर किया है। देखें, इसमें जो गजा वाले हैं उनकी जमीन पर जो कब्जा है और जो 70,000 लोग मार दिए हैं, उनका कहीं भी जिक्र भी नहीं है। इसराइल ने असल में कब्जे वहां पर किए हुए हैं, यहाँ पर तो बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान बहुत देर तक बच सकता था, लेकिन अब दुष्फर्म आ रही है कि अगर वो ज्यादा तदब्बुर से चलते और अपने नेबरहुड में पाकिस्तान समेत मामला दुरुस्त रखते तो शायद आज हालात कुछ थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। सही। तलत साहब, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर ये बात भी कर चुके हैं कि निज़ाम फिर तब्दील क्यों ना किया जाए ईरान में। तलत साहब, दूसरी जानब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत इस पूरे मसले को, इस पूरी जंग को किस तरीके से देख रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, भारत ने इस जंग का एक, आप समझे कि पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की। इसराइल ने क्या इल्जाम लगाया? इसराइल ने कहा कि ईरान बॉर्डर पार दहशतगर्दी कर रहा है। भारत ने क्या इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान बॉर्डर पार दहशतगर्दी कर रहा है। इसराइल ने क्या कहा था कि ईरान के पास जैसी रियासत के पास न्यूक्लियर हथियार होना बदतरीन एक गलती होगी और खतरा होगा। हिंदुस्तान ने पहलगाम के बाद क्या आर्गूमेंट बिल्ड करना शुरू किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो एक दहशतगर्द रियासत के पास नहीं होने चाहिए। इसराइल ने क्या किया? उसने ईरान की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए उनके न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर हमले किए। इंडिया ने क्या करने की कोशिश की?
कर तो दिया उन्होंने, नुकसान नहीं हुआ सिविलियंस की शहादतों के अलावा, लेकिन उसको जवाब मिल गया। तो हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से यह वारदात करने की कोशिश की, और अब तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का मफरूजा ये था। हेलो जी 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 तलत साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का मफरूजा ये था कि वो पाकिस्तान को इस जंग में इंगेज रखे, अमेरिका की तरफ उसके ऊपर सैंक्शंस लगे, और फिर उसके बाद इसराइल अपना काम करे ईरान के साथ। तो अगर कोई खतरा होता पाकिस्तान की तरफ से तो हिंदुस्तान की इंगेजमेंट से न्यूट्रलाइज हो जाता। वो तो हिंदुस्तान को जवाब बड़ा अच्छा मिल गया। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान तो ये देख रहा है कि इसराइल और ईरान की जंग में जब इसराइल की फतह होगी, उसका ख्याल है, तो फिर इसराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान का घेरा करेंगे। ये कोई अब थीरी नहीं रह गई, ये बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा बात हो रही है कि जब मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील हो जाएगा तो फिर हम साउथ एशिया का नक्शा भी तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ये उनके बराह रास्त प्लान का हिस्सा है, ये उनके प्लान का हिस्सा लग रहा है। अच्छा तलत साहब, यहाँ पर हम इस चीज़ पे भी आपसे कमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रशिया का भी विजिट किया और वहाँ पे सदर पुतिन से भी मुलाकात की, और उस मुलाकात में पुतिन की जानिब से ये कहा गया कि हम मदद की कोशिश भी करेंगे। जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने जो ऐलान किया था हमला करने का अमेरिका पर, फिर ये आज का हमला हमारे सामने आ गया है। तो कोई रशिया की इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देख रहे हैं इसमें? देखिए, रशिया का जो अखलाकी जवाब है वो बहुत अंडरमाइन हो गया है। अगर रशिया ये कहता है कि किसी रियासत को दूसरी रियासत के बॉर्डर को पार करके हमला नहीं करना चाहिए, तो झट से यूक्रेन का केस सामने आ जाता है। तो जब रशिया खुद यूक्रेन के अंदर घुसा हुआ है, जब रशिया खुद उन पर हमले कर रहा है, तो फिर रशिया किस तरह अमेरिका या इसराइल को अखलाकी तौर पर या बैन अवी कवानीन का सबक पढ़ा सकता है? तो एक तो ये इशू है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मैं रशिया के RT के एक बड़े अहम तजिया निगार से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि हमारे लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है कि अगर ईरान के साथ ये हो। मैंने कहा आपका तो ईरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, न्यूक्लियर आपसे बना के दिए, आपको ड्रोन दिए, बड़े गहरे हाथ है आपके, तो नॉर्थ रोड के साथ काशी के लिए बना रहे हैं, आप इन्वेस्ट हैं। तो आज उनका भी देखें, मगरिब हमें हमेशा ताने देता था कि आपने यूक्रेन में क्या किया। अब उस ताना और उस ताने की वजह से हम पर सैंक्शन लगाता था। अब क्योंकि ईरान के साथ वो वही काम कर रहे हैं, तो कम से कम हमें वो बावर नहीं करवा सकते कि हमने क्या किया। तो रशिया की भी हालत वही है, जो रशिया समझता है दोनों एक दूसरे को ताने नहीं दे सकते। तो रशिया मखसूस मदद के अलावा मदद नहीं करेगा। उसका मेन फोकस यूक्रेन है, वो यूक्रेन के ऊपर स्पेस चाहेगा, क्योंकि वो उसका करीब तरीन हिस्सा है। वो जिस तरह वही उसकी हालत है जो कश्मीर की हमारे लिए है या अफगानिस्तान की हमारे लिए है। ईरान उसके लिए अहम है, लेकिन ईरान उसके कोर इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता। तो कुछ थोड़ी बहुत तो वो मदद कर देगा, लेकिन इन हालात में जब अगले चंद घंटों में, शायद 1-2 दिन में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जवाब आए और बड़ी बम्बारमेंट हो, तो उसमें क्या सामान आएगा ईरान के अंदर और कौन उसकी क्या मदद करेगा? जो भी हो, अगले 48 घंटे, अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है इस जंग का रुख भी तय करने के लिए और फिर उसमें अमेरिका का रसूख भी तय करने के लिए। तलत साहब जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 48 घंटे तो इमीडिएटली इस मामले को खुलते हुए आप देखेंगी। इसके अंदर यह भी देखना होगा कि वहां पर अगर जहां पर मिसाइल गिरे हैं इर्द गिर्द कहीं कैजुअलिटीज तो नहीं हुई। एक्यूरेसी अब इन मिसाइल्स की उसके ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान है। अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर हमने ये भी देखना होगा कि वहां से उनकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या आता है। OIC का इजलास बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता, आपस में इन सरबराहान मुमलिकत की क्या बातें होती हैं, और ईरान कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट करता है कि उसने एक अरब मुल्क की या ममालिक की सरहदों को उसने पार किया या उसको खतरा महसूस हो रहा है उन अरब ममालिक को, और साथ वो उनकी सपोर्ट का तालिब भी है। ये एक बहुत ही मुश्किल एक्ट है। तो मुझे लगता है कि ईरान आखिरी पत्ते तक खेलेगा और उसने ये साबित करना है कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल दरामद करने की इस्तात भी मेरे पास है। तो और उसका ख्याल है कि जब वो ऐसे काम करता है तो उससे उसकी डिटेरेंट कैपेबिलिटी जो है, यानी वो सलाहियत जिससे वो मजीद हमलों को प्रिएम्प्ट कर सकता है और सफारतकारी के पहियों को तेज कर सकता है, उसको तवानाई मिलेगी। लेकिन ये एक जुआ है, ये जुआ बिल्कुल उलट भी हो सकता है। ईरान मुकम्मल तौर पर तनहा भी हो सकता है।